हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, एक लंबे अंतराल के बाद इस चैनल पर फिर से हम लोग जीएस कंटेंट को ला रहे हैं और आज से हम लोगों का जीएस कंटेंट भी इस चैनल पर आप देख सकते हैं। बच्चों, आज हमने जिस टॉपिक को पिक किया है डिस्कशन के लिए वो है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया जैसे कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री में यदि सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई सेक्शन है तो वह है मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया का जो स्वतंत्रता संग्राम जो पार्ट है ना, वो काफी और काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर सवाल जो होते हैं वो 1885 से लेकर के और 1947 के बीच की घटनाओं पर आधारित होते हैं। बच्चों, इस एमसीक्यू वाले वीडियो सेशन में हम लोग दो टॉपिक को लेकर के चले हैं। पहला जो है वो कांग्रेस की इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, और जो दूसरा है वो बुक्स एंड ऑथर्स। इन दोनों से रिलेटेड सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, सभी प्रकार के परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सेशन में दिए गए क्वेश्चन को आप पहले स्वयं से बनाएं। इसके बाद आप अपने आंसर को वीडियो सेशन में बताए गए आंसर से एक बार मिलान कर ले। इससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाइएगा। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला सवाल क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, कौन था? चलिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब और एनी बेसेंट। इनमें से आपको उस फर्स्ट यूरोपियन को खोजना है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। ठीक है, ऑप्शन एक बार फिर से क्लियर किया जाए। ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी है जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड वेब और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो वो जॉर्ज यूले होना चाहिए। ठीक है ना। जॉर्ज यूले फर्स्ट यूरोपियन थे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभाला था। 1888 के, ठीक है ना, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए, तो एक हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? वन का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? भारतीय जो रियासत थे उनके प्रति नीति घोषित की गई थी किस अधिवेशन में? चलिए, नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में और लखनऊ अधिवेशन में। बच्चों, इसका जो राइट जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 में हुआ था। ठीक है ना। ये जो नागपुर अधिवेशन जो है ये 1920 में हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस ने अपनी भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट किया था, नीति को घोषित किया था। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका मतलब है कि हम लोग का जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं। नंबर 3 में क्या है? निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? यानी कि इसको हम ऐसे भी क्वेश्चन को हम रीड कर सकते हैं कि पहली बार कोई महिला किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। ठीक है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? चलिए, दिया गया कोलकाता अधिवेशन 1917, ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी में है गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन सी में है इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और ऑप्शन डी में है लखनऊ अधिवेशन 1916। हमें यह पता करना कि किस अधिवेशन में फर्स्ट बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। तो बच्चों, इसका जो राइट जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए लखनऊ अधिवेशन, नहीं कोलकाता अधिवेशन होना चाहिए। ठीक है ना। कोलकाता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को सबसे पहले, ठीक है ना, एनी बेसेंट को सबसे पहले अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि प्रथम महिला थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बच्चों 3 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। करेंगे कि अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए, अभी आपको तो आंसर मिल चुका है। अब यहां से भी आप क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। नलिनी सेनगुप्ता, हालांकि ये भी थी लेकिन ये बाद में बनी थी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। यदि प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए
तो उसका आंसर सरोजनी नायडू होना चाहिए। लेकिन अगर केवल प्रथम महिला अगर केवल प्रथम महिला की बात हो तो इसके लिए आंसर हमारा एनी बेसेंट होना चाहिए। इसके लिए हमारा आंसर एनी बेसेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो तीन जो महिलाएं थी ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाल चुकी थी, ठीक है। नलिनी सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, है ना। सरोजनी नायडू से संबंधित बहुत बार सवाल किया गया है कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अगर सवाल अगर ये है तो आंसर सरोजनी नायडू होना चाहिए। और केवल यदि प्रथम महिला का अगर सवाल हो तो वो आंसर होना चाहिए एनी बेसेंट का होना चाहिए। तो प्रथम भारतीय महिला जो थी वो वो सरोजनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी वो सरोजनी नायडू थी। और जो प्रथम जो महिला थी वो एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला का खिताब एनी बेसेंट के पास है। यानी कि हमारा 4 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 4 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कर है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी अपने पूरे मतलब पॉलिटिकल कैरियर में केवल एक ही बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो किस अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता पद संभाली थी, इसको थोड़ा सा देखा जाए। इलाहाबाद अधिवेशन 1921 ऑप्शन ए है। गया अधिवेशन 1922 ऑप्शन बी है। बेलगांव अधिवेशन 1924 ऑप्शन सी है। और कराची अधिवेशन 1930 ऑप्शन डी है। इसमें से एक अधिवेशन कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और वो भी एक बार। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों होना चाहिए, इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। 5 का राइट आंसर सी होना चाहिए। बच्चों मैं आपसे फिर से एक बार कहूंगा कि आप इस वीडियो सेशन में पूछे गए क्वेश्चन को आप स्वयं से बनाइए, ठीक है ना। ये ज्यादा अच्छा होगा, है ना, रादर देन कि आप सीधे आप इसको आप सीरियल की तरह देखते हैं, मूवी की तरह देखते हैं, इंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं। तो ये कतई नहीं कीजिए। इससे आप अपना कुछ भला नहीं कर पाइएगा। भला आपका तभी होगा जब आप खुद से अटेम्प्ट लीजिएगा। गलत होता है तो होने दीजिए, गलत का चिंता नहीं कीजिए, अटेम्प्ट खुद से लेना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ये तो फेमस लाइन आप सभी जानते हैं कि ये बाल गंगाधर तिलक का वाक्य है, ठीक है, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन किस अधिवेशन में इन्होंने ऐसा कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और लखनऊ अधिवेशन 1916। बच्चों ये बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये किसने कहा था। तो ये तो जग जाहिर है कि ये बाल गंगाधर तिलक का ये वाक्य है। और बाल गंगाधर तिलक ने अपने इस स्टेटमेंट को, है ना, लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिया था। इसका मतलब है कि हमारा 6 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। 6 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो फर्स्ट जो हुआ था अधिवेशन 1885 में, तो कितने इस अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? चलिए ऑप्शन दिया है 52, 62, 72 और 82। बच्चों इसका जो राइट जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए 72। 72 जो लोग थे वो फर्स्ट सेशन में अटेंड किए थे, जो कि 1885 में हुआ था। तो बच्चों इसका राइट आंसर 7 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सवाल क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, दूसरा अधिवेशन, प्रथम नहीं पूछा है, दूसरा पूछा है। चलिए, गणेश अगरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। बच्चों इसका जो राइट जवाब होना चाहिए, पहला तो आप जानते हैं कि पहला जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। जो दूसरे जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि 8 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? A.O. ह्यूम ऑप्शन ए है, दादा भाई नौरोजी ऑप्शन बी है, WC बनर्जी ऑप्शन सी है और फिरोज शाह मेहता ऑप्शन डी है। बच्चों इसका जो राइट जवाब होना चाहिए वो A.O. ह्यूम होना चाहिए। संस्थापक जो थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के INC के जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। वो कौन थे? A.O. ह्यूम थे।
ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, मतलब पक्षी वैज्ञानिक इसको आप कह सकते हैं। ये वो ह्यूम का क्या स्टेटस था, तो ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। पहला ये जान लीजिए इनके बारे में। अच्छा, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। और ये दूसरा क्या थे, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब आप ऐसे समझिए पक्षी वैज्ञानिक, ठीक है ना। ये इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो पक्षी वैज्ञानिक थे ये। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो महासचिव का पद इन्होंने ही संभाला था और संस्थापक भी यही थे। तो इसका मतलब है कि हमारा 9 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 9 का राइट आंसर ए होना चाहिए। डब्ल्यू.सी. बनर्जी तो प्रथम बार अध्यक्ष बने थे, इनका महासचिव पद से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, हमारा राइट आंसर होना चाहिए ए ओ ह्यूम होना चाहिए। चलिए आते हैं नंबर 10 में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। यह काफी चर्चित यह अधिवेशन था, ठीक है ना। ये काफी चर्चित अधिवेशन था जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के सपोर्टेड है ना पट्टाभी सीतारामैया को ना अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो हुआ था उसमें उनको पराजित किया था। बाद में फिर अध्यक्ष तो सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, लेकिन फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद इस्तीफा देने के बाद है ना इस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को फिर किसने संभाला, तो राजेंद्र प्रसाद ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, वो अधिवेशन का नाम बताना है जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। पराजित तो किया था, लेकिन बाद में इनको अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो वो था आपका राइट आंसर। सीधे मैं बात करता हूं तो वो था त्रिपुरी अधिवेशन। वो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का था, ठीक है ना, जिसमें कि पट्टाभी सीतारामैया को, जो कि गांधी जी के वो मतलब पसंद व्यक्ति थे ना, गांधी जी ने इस हार को अपना हार बताया था, ठीक है ना। इसकी एक लंबी इतिहास है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे बाद में, अभी तो अब पहले बात कर लेते। क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 11 में। निम्नलिखित में से कौन 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी कि सबसे लंबे समय तक। पहले तो जो अध्यक्ष बनते थे वो आमतौर पर 1 वर्ष के लिए बनते थे, लेकिन इन्होंने 6 वर्ष तक इस अध्यक्ष पद को संभाला था। और ये सबसे लंबे ये समय है ना किसी भी अध्यक्ष पद द्वारा लिया गया। चलिए, ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी में गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी में है दादा भाई नौरोजी। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे लंबा, देखिए इस सवाल को 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक 6 वर्ष तक पूछा जा सकता है और सबसे लंबा भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे अवधि तक, ठीक है ना, किस अध्यक्ष ने अध्यक्ष पद को संभाला था। तो इसका दोनों का राइट आंसर होना चाहिए अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। अबुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक इसके अध्यक्ष बने रहे थे, यानी कि 11 का हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आते नंबर 12 में। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त किया जाए। किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि उसका पर्पस पूरा हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का उद्देश्य था भारत को आजादी दिलाना। जब भारत हो गया तो निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। चलिए, सी राजगोपालचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो महात्मा गांधी होना चाहिए। हमारा 12 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हैं नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। कभी भी वो अध्यक्ष नहीं बने। चलिए, चुनना है। लाला लाजपत राय पहला ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक दूसरा ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले तीसरा ऑप्शन और सुभाष चंद्र बोस चौथा ऑप्शन। तो बच्चों इसका जो राइट जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, यानी कि 13 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते नंबर 14 क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है। ये सवाल समझिए कि विभिन्न रूपों में
है ना, बहुत बार और बहुत बार पूछा गया है, बहुत और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है। चलिए, आरसी दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी। तो बच्चों इसका जो जवाब होना चाहिए, आपने क्या चुना है ये तो आप जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका डी होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इसी बुक में भारत के जो ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला जो कॉन्सेप्ट था कि भारत के धन वो इंग्लैंड चले जा रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया गया था वो इसी, मतलब सारी आर्थिक गतिविधियां जो थी अंग्रेजों का भारत में, वो इस किताब में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, और इसके जो राइटर थे वो दादा भाई नौरोजी थे। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा 14 का राइट आंसर बी होगा। आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक द्वारा लिखा गया पुस्तक किसमें से कौन सा है? इंडियन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो गीता रहस्य होना चाहिए। गीता रहस्य, ठीक है ना, ये पुस्तक जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। इंडियन ट्रांजिशन के लेखक है एम.एन. राय। चलिए थोड़ा सा और बात को देखा जाए, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है, ये जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है। तो गीता रहस्य किसका लिखा हुआ है? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का लिखा हुआ है। यानी कि हमारा जो 15 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 16 में, स्वतंत्रता के समय अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब भारत जब स्वतंत्र हो रहा था 1947 में, तो कौन अध्यक्ष पद को संभाले हुए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, आचार्य जे बी कृपलानी, मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो जे बी कृपलानी होना चाहिए। जे बी कृपलानी है ना, आजाद होते समय, भारत का आजाद होते समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए 16 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप इसको समझिए अखिल भारतीय कांग्रेस की जगह पर आप इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समझा जाए। हम लोग आगे मूव करते हैं नंबर 17 की ओर। अब हम लोग हैं, चलिए करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसकी लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? एक बार फिर से सवाल को समझा जाए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा? ठीक है, ये इंडियन स्ट्रगल ये काफी फेमस किताब है जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, पट्टाभी सीतारामैया द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 17 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 18 में, गुलामीगिरी का लेखक कौन था? ये काफी ये बार पूछा गया, ये मोस्ट रिपीटेड ये सवाल है। गुलामीगिरी का लेखक कौन था? ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है। चलिए, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और पेरियार। एक बार फिर से समझा जाए, गुलामीगिरी का लेखक कौन था? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और पेरियार। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ज्योतिबा फूले होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ज्योतिबा फूले होना चाहिए। यानी कि 18 का हमारा राइट आंसर जो होगा बनेगा वो बी होगा। हम लोग आते हैं 19 में, करें कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको मिसमैच पेयर का चुनाव करना है। एक तरफ लेखक है और एक तरफ उनकी कृति है। ठीक है, चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, रविन्द्रनाथ टैगोर इंडिया मीन्स फ्रीडम, सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग और माइकल मधुसूदन दत्त, है ना, माइकल मधुसूदन दत्त ये कैप्टिव लेडी। बच्चों इसमें जो युग्म सुमेलित नहीं है वो आपका राइट आंसर होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वो है अबुल कलाम आजाद, वो है अबुल कलाम आजाद। बहुत ये इंपॉर्टेंट ये सवाल है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वो अबुल कलाम आजाद है। ठीक है, चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर काफी किताबों को लिखे हैं। इनका जो प्रसिद्ध किताब है वो गोरा, है ना, इनका जो प्रसिद्ध किताब है जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है वो गोरा है।
गोरा का लेखक कई बार पूछा गया है और वो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। गीतांजलि तो आप सभी जानते हैं कि गीतांजलि के लेखक तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, लेकिन अगर हम गीतांजलि के बाहर बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी किताबों को लिखी है, ठीक है, और उसमें से एक किताब है गोरा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक हैं, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक कौन है? भगत सिंह, सचिंद्रनाथ सन्याल, भगवती चंद्र बोहरा और सूर्य सेन। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक कौन है? बच्चों आपने क्या किया है, इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। चलिए यानी कि 20 का राइट आंसर हमारा सी होगा। बच्चों आज की वीडियो सेशन में आज की बात इतना ही रहेगा। आगे जीएस के कई वीडियोस आने वाले हैं। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसको आप अपने ग्रुप में शेयर करें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।